नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। भारतीय शासन व राजनीति को हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे उग्रवादी राष्ट्रवाद को। ठीक है, उग्रवादी राष्ट्रवाद को हमने समझा, उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया। अब उग्रवादी राष्ट्रवाद कह लीजिए या उग्रवादी आंदोलन कह लीजिए, इसमें आपने सुना होगा गरम दल और नरम दल, दो विभाजन हो गए थे 1907 में। तो इसके विभाजन के पीछे क्या कारण थे और फिर कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हुई, उन सभी को हम इस वीडियो नोट में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो नोट को पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1907 में घटना घटी जिसमें कांग्रेस में दो गुट बनकर सामने आए, गरम दल और नरम दल। नरम दल वाले वो ही थे जो उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। गरम दल वाले वो थे जिन्होंने कहा था कि 20 साल से ये उदारवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये उग्रवादी और ये उदारवादी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो विभाजन हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या थे उसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखो, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में। कहाँ पर हुआ था? सूरत में। तो कांग्रेस का विभाजन का सबसे बड़ा कारण सामने आया, वो था अपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कांग्रेस का क्या बनाना? अध्यक्ष बनाना, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में बट गई थी। सूरत अधिवेशन में जो मुख्य रूप से उस समय का जो प्रश्न था वो था कि अधिवेशन का जो अध्यक्ष है वो कौन हो सकता है, किसे बिठाया जा सकता है। अब एक तरफ तो उदारवादी जो समर्थक थे वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस को बनाया जाए अधिवेशन का अध्यक्ष। दूसरी तरफ जो उग्रवादी सदस्य थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय जी को बनाया जाए अधिवेशन का अध्यक्ष। तो यहाँ पर ये एक गर्म मुद्दा हो गया। ठीक है, जो उग्रवादी और उदारवादी थे इनके भीतर ये भावना आ गई कि हमारा अध्यक्ष बनना चाहिए, हमारा अध्यक्ष बनना चाहिए। तो इस प्रकार से जब विवाद बढ़ा, तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए। तो लाला लाजपत राय ने क्या किया था? लास्ट में अपना नाम वापस ले लिया था। लास्ट में अपना नाम क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। तो 1907 में ही तिलक द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था, ठीक है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने स्थगन प्रस्ताव दिया था, नोटिस दिया था, उसको अनदेखा कर दिया और रास बिहारी बोस को क्या बना दिया? कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, इसकी घोषणा कर दी। अब यहाँ पर जब इसकी घोषणा हुई तो उदारवादी यानी नरम दल और उग्रवादी यानी गरम दल, इनके जो भी सदस्य थे, जो भी इनके सपोर्टर्स थे, उनके बीच में उस सभा स्थल पर मारपीट की नौबत भी आई और मारपीट हुई भी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आपस में यूं खुलकर एक दूसरे के विरोध में आना और इतने बड़े मंच पर सबके सामने आ गया था। ठीक है, कांग्रेस का ऐसे सबके सामने, कांग्रेस में ये गुट होना, आपस में लड़ाई करना, एक दूसरे का विरोध करना, ये अब बहुत बड़े मंच पर सबके सामने आ गया था। इससे थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं 1906 में। 1906 में कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें भी अध्यक्ष के प्रश्न पर तो मतभेद हुए थे। ठीक है, तो उग्रवादी वहां पर चाहते थे बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना, उदारवादी चाहते थे दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाना। लेकिन दोनों गुटों का क्या किया? वहां पर सम्मान किया गया, थोड़ा ध्यान रखा गया और दोनों गुटों का सम्मान किया गया और फिर यहाँ पर नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस अधिवेशन में यानी 1906 वाले अधिवेशन में उग्रवादियों के द्वारा जो प्रस्तावित जितने भी कार्यक्रम थे, चाहे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को स्वीकार करना हो, इनको स्वीकार किया गया। और इन प्रस्तावों की दोनों दलों ने अपने अपने अनुसार क्या कर दी? व्याख्या भी की। फिर भी क्या हुआ? सबसे पहले कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में ही स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये 1906 में भी हुआ था ये विवाद, लेकिन वहां पर समझाइश होकर ये विवाद थम गया था, ये विवाद रुक गया था।
तो जब 1907 में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल ये बनकर सामने आ गया तो सबको ये लगा कि भाई अब इनमें फूट पड़ चुकी है, अच्छी तरीके से सबको विदित हो गया। इसे सूरत की घटना भी कह सकते हैं। इस सूरत की घटना पर क्या हुआ कि ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में बदल गया। तो कांग्रेस से उग्रवादियों को निकालने की बात भी की गई कि कांग्रेस संगठन से उग्रवादी विचारधारा वाले लोगों को, गरम दल वाले को लोगों को निकाला भी जाएगा, ये भी सुनने में आया। ठीक है, निष्कासित करने की घोषणा की गई। उसके बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में 1908 में इलाहाबाद में पृथक यानी अलग से अधिवेशन किया गया। कब? 1908 में। 1907 के बाद में 1908 में इलाहाबाद में पृथक अधिवेशन किया गया, अलग से अधिवेशन किया गया। कांग्रेस का नया संविधान बनाकर कांग्रेस के उद्देश्य संवैधानिक उपायों के द्वारा भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज घोषित करना यहाँ पर रखा गया कि भाई भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज रखना है, ये कांग्रेस का उद्देश्य है और संवैधानिक उपायों के द्वारा ही हमें ये प्राप्त करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से लोगों को यहाँ पर एक झटका लगा, जिसमें एनी बेसेंट भी थी। उन्होंने 1907 की सूरत की घटना को बहुत ही दुखद घटना बताया। ठीक है, वहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेज चाह रहे थे वो हो रहा था, कांग्रेस का विभाजन वो चाह रहे थे। तो लॉर्ड मिंटो ने सूरत के कांग्रेस के विभाजन को सरकार के लिए यानी अंग्रेजी शासन के लिए बहुत बड़ी जीत माना। जब दो गुट आपस में लड़ पड़े, कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो फिर उन्हें लगा कि अब विरोध करने वाली शक्ति कमज़ोर हो गई, कांग्रेस को कमज़ोर बना दिया गया, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर बना दिया गया। तो लॉर्ड मिंटो ने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है अंग्रेजी सरकार की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 1907 की जो सूरत घटना हुई थी उसके पीछे ये रीज़न था, अपने अपने नाम के वर्चस्व के पीछे मर जाना और किसको अध्यक्ष बनाया जाए इसकी बात की जाना। निश्चित इस घटना ने कांग्रेस को कमज़ोर किया था, बिल्कुल सही बात है, और अंग्रेजों को भी ये लगा। अब अंग्रेजी सरकार मौके का फ़ायदा उठाकर धड़ाधड़ मुकदमे लगाने लग गई, काले कानून बनाए गए। सरकार ने इस फूट को देखते हुए उग्रवादियों का दमन करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली। काले कानून बनाए मतलब अपनी इच्छा से कानून बनाए। 1908 में पंजाब के जो नेता थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, इनको बिना मुकदमे के ही जेल में डाल दिया गया, जेल की हवा खिला दी। ठीक है, फिर 1910 में प्रेस एक्ट जारी किया और भारतीय दंड संहिता को भी इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए काम में लिया, कानूनन प्रावधान वहाँ पर लगाए। तो इस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य ने उदारवादी और मुसलमान साम्राज्य को वफादार बनाए रखने के लिए उनके लिए थोड़ा सा नरमाई उन्होंने बरती। देखिए एक ग्रुप को उनको साथ रखना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साथ प्रति वफादार बनाए रखने के लिए 1909 के भारतीय शासन अधिनियम में कुछ सुधारों का उन्होंने छलावा भी दिखाया था, उन्हें आंखों में धूल झोंकी थी। ठीक, तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उग्रवादियों का दमन भी हुआ। तो उग्रवादी नेताओं को जेल में भेजा गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को बिना मुकदमे के जेल में ठोक दिया गया। विरोध प्रदर्शन नहीं रुका। देखो जो नेता थे ना उग्रवादी, उनको यदि जेल में डाल भी दिया गया ना तो भी विरोध प्रदर्शन नहीं रुके और अंग्रेज़ों के पसीने छूट रहे थे कि भाई जब हमने इतना बड़ा इनका दमन कर दिया तो भी ये लोग हमसे लड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उनके पसीने छूट रहे थे। तो वर्ष 1916 में वो दिन आ गया जब ये फूट भी मिट गई। जो नरम दल और गरम दल थे, ये लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में दोनों गुटों के बीच में समझौते के साथ ये फूट समाप्त हो गई। तो कांग्रेस फिर से एक हो गई और फिर से अंग्रेजों के लिए परेशानी शुरू हो गई। ठीक है, तो कांग्रेस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतने बड़े दमन के बाद भी जो आंदोलनकर्ता थे वो अपनी जोश से लगे रहे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ने विदेशी शासन से बहुत टक्कर ली और विदेशी शासन को भी संवैधानिक सुधारों के लिए विवश होना ही पड़ा। और 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में दोनों गुटों में समझौते से ये दरार भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तिलक ने स्पष्ट कह दिया था कि स्वराज के बिना कोई भी सुधार संभव नहीं है। देखिए तिलक ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया था कि स्वराज के बिना कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी चीज़ संभव नहीं हो सकती। तो तिलक ने ये कह दिया था कि भाई स्वशासन जब हम अपनाएंगे तो
कोई भी सामाजिक सुधार, कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कोई भी शिक्षा संबंधित कानून वो पूर्ण रूप से सही तरीके से कारगर साबित होगा। अदरवाइज आप कुछ भी कर लीजिए, यदि स्वराज नहीं है तो वो हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा और ना ही राष्ट्रीय जीवन हमारा पूरा हो सकता है। ये तिलक के स्पष्ट कथन थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि तिलक कितने उग्र हो चुके थे, क्योंकि उनको स्वराज लेना था, कैसे ना कैसे उनको स्वराज चाहिए था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई उग्रवादी दल के तरीके कौन कौन से थे, कौन कौन से वो तरीके काम में लेते थे अंग्रेजी शासन को हिलाने के। सरल से शब्दों में आप समझ सकते हैं, विदेशी शासन का असहयोग करना। जो उदारवादी कर रहे थे वो उग्रवादी नहीं करेंगे, विदेशी शासन को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी, भाई नहीं करेंगे हम उनका सहयोग। अगर क्योंकि उदारवादी मानते थे कि भारतीयों के लिए कल्याणकारी हैं, जबकि ये तो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। ये कहते थे कि भारत के लिए कल्याणकारी नहीं है इनका शासन और इनको सहयोग देना बंद करना ही पड़ेगा। ब्रिटिश के न्यायप्रियता, उनकी जुडिशरी पर इनका कोई भी विश्वास नहीं था। ठीक है, उनके चरित्र पर, उनके अंग्रेजी शासकों के चरित्र पर इनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ठीक, ये कहते थे कि भाई किसी भी प्रकार की याचना दया से हमें स्वाभिमान प्राप्त नहीं हो सकता और हमारा आदर्श दया भावना नहीं है, हमारा आदर्श आत्मनिर्भरता है। हमें किसी भी प्रकार के कोई भी टुकड़ों पे पलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, भारतीय संस्कृति पर ये बल देने लगे, भारतीय संस्कृति पर बल देने लगे। तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखी गई, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास लिखी गई। तो इन किताबों में क्या हुआ, भारतीय धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया, अंग्रेजों का कोई जिक्र नहीं किया गया, दिखाया गया कि अपने देश में कितनी क्षमता है, कितनी समृद्धता है, इसे हमें वापस लेना पड़ेगा, अपने दैनिक जीवन में अपनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी और अपने संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो भारतीय संस्कृति को उजागर किया, भारतीयों को जगाने का काम किया, उनके अंदर देश की आत्मगौरव की भावना लाने का काम किया। फिर से बता देता हूँ, गीता रहस्य तिलक की है और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास भी तिलक की है। ठीक है, नए नए नारे व जनता में जोश लाना, बहुत सारे नारे सामने आए। ठीक है, और जनता में जोश भी लाया गया। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ कि तिलक का इतना बड़ा योगदान है कि आपको प्रश्न कई बार मिला होगा कि लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा, तो वैलेंटाइन शिरोल ने लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। ठीक, ये मैं बातों ही बातों में बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर करवा देता हूँ। यदि आप वीडियो नोट पूरा देखते हैं तो ज़रूर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और कहीं ये प्रश्न मिलेंगे तो आप ज़रूर सावधानी से, समझदारी से उन्हें हल भी कर पाएंगे। नए नए नारे भी सामने आने लगे, देश की जनता को जगाने के लिए, देश की जनता को जोड़ने के लिए ये अपना कार्यक्रम बढ़ाते ही रहे। आत्म बलिदान व त्याग पर जोर दिया गया। ठीक है, किसी भी प्रकार की दया याचना पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हमें अपने खुद से जीतना है, आत्म बलिदान करना है, उठना है, लड़ना है, अपने अधिकारों को प्राप्त करना है और अपने प्राणों का त्याग करना पड़े, आहुति देनी पड़े तो उसके लिए भी हमें तत्पर रहना है मातृभूमि के लिए। बहिष्कार, सबसे बड़ा साधन, स्वदेशी पर जोर और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर। मतलब जो भी अंग्रेजी सामान हमारे पास में है, विदेशी माल का बहिष्कार करो। इनको ये आर्थिक उन्नति में इनकी जो सहयोग हो रहा है ना, इसको रोको आप, ताकि पैसा जब नहीं मिलेगा ना तो इनको अकल ठिकाने आ जाएगी। तो विदेशी माल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्वदेशी साधनों को सपोर्ट करना है और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देना है। राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देना है। उग्रवादियों ने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर बल दिया, विदेशी माल का बहिष्कार करके आर्थिक सहयोग देना बंद किया और अपने ही देश में बनने वाले माल को लेकर वो अपने ही देश के लोगों को आगे बढ़ाने के हित में थे, तो वो स्वदेशी भावना थी। तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो इन्होंने फॉलो करी। आत्म उत्थान व ब्रिटिश शासन का इन्होंने पुरजोर विरोध किया, सबकी आत्मा को जगाने का काम किया, अंग्रेजी शासन का विरोध किया, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया और ये विरोध भी करना चाहते थे। उस विरोध करने के क्रम में ये क्या इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो बहिष्कार थी, स्वदेशी थी और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देना था। ठीक है, तमाम तरीके के असहयोग, सत्याग्रह, सामूहिक आंदोलन, स्वदेशी, स्वाभिमान, ये सारी जो चेतना के जो स्वर थे,
ये भारतीयों में ये भरना चाह रहे थे और एक बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया। और उग्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का आधार भी विस्तृत करते हुए इस संदेश को बड़े वर्ग तक पहुंचाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उग्रवादियों का जो तरीका था वो बिल्कुल उदारवादियों से अलग था। वो चाहते थे कि हमें तो स्वतंत्रता लेनी है, चाहे कैसी भी लेनी पड़े। तो उग्रवादी नेतृत्व ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को फिर से जागरूक किया। अरविंद घोष ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है, राष्ट्रीयता एक धर्म है और ईश्वर की देन है, तो इसे हमें प्राप्ति करना पड़ेगा, इसकी हमें रक्षा ही करनी पड़ेगी, ये अरविंद घोष ने कहा था। तो अब यहाँ पर उग्रवादी आंदोलन ने क्रांतिकारी आतंकवाद को जन्म देने का एक कह सकते हैं कारक के रूप में कार्य किया। तो राष्ट्रीय आंदोलन की नींव में ये बहुत ही सहयोगी बना उग्रवादी संघर्ष, और जो अंग्रेजी जो शासन था उसके खिलाफ ये पहला ऐसा ताकतवर आंदोलन था जिसने आगे के संघर्ष के बीज बो दिए थे, जो कि पौधे बन गए थे और कोपलें निकलने लग गई थी। ठीक है, इसके बाद में क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है और वो किस स्तर पर पहुंचता है, किस किस ने अपना बलिदान दिया, क्या क्या उन्होंने अपना योगदान दिया, उनकी भी हम चर्चा आपसे करते हुए चलेंगे। और फिर गांधी युग में चलेंगे, गांधी जी के सारे आंदोलनों के बारे में बात करेंगे बिल्कुल फुर्सत से। ठीक है, आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताने की, समझाने की, जोर डालने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको रिटर्न एग्ज़ाम भी देंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा और आप उसमें अच्छे से लिख पाएंगे। कॉलेज के विद्यार्थी हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं, किसी कंपटीशन में यूपीपीसीएससी या यूपीपीसीएस या फिर आरपीएससी, एमपीपीसीएस, जिसकी भी आप परीक्षा दे रहे हैं, उनमें यदि आप ये टॉपिक टच करते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो नोट को शेयर, लाइक ज़रूर किया कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।